तो 5-10 मिनट उसमें लगा सकते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी बताइए। जी नमस्ते भैया। नमस्ते। अ, भैया ये जो समाधि वाला पूरा बाबा जी ने जो किया वो हमने आपसे सुना, लेकिन क्या है कि जो अभी हमारी जीने की बात आएगी तो उसमें हमको अध्ययन विधि से जाना है, तो उसको इससे कैसे जुड़े? हम जो साधना विधि कर रहे हैं मध्यस्थ दर्शन के आधार पर, जो साधना विधि है, इसमें समाधि नहीं आएगा, इसमें ध्यान नहीं आएगा, इसमें धारणा नहीं आएगा। हम उसको बाईपास करेंगे, इसीलिए उसका इसका संबंध नहीं है, बल्कि ये उल्टा है, माने विपरीत है। क्यों? क्योंकि जिसको हम ध्यान बोल रहे हैं वो क्या चीज है? तो ध्यान हम तीन प्रकार से सुनते हैं। तीन प्रकार से ध्यान जो शब्द है उसको तीन प्रकार से, तीन अलग अलग मीनिंग है जो प्रचलित है। एक तो कोई बच्चा यहां बैठकर सुन नहीं रहा है, इधर उधर खेल रहा है, तो मैं उनको बोलता हूं ध्यान दो भाई, ये ध्यान अलग है, ठीक है? उसमें बोलता हूं ध्यान दो। दूसरा एक ध्यान होता है, जैसे आप रामायण पढ़ेंगे या कोई और हमारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है विष्णु का ध्यान, शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो उसमें हमको एक रूप की कल्पना करनी पड़ती है, उस कल्पना को ध्यान बोल रहे हैं। दोनों में अंतर है। पहले में ध्यान दो, दूसरे में कल्पना को ध्यान बोल रहे हैं। तीसरा जिसको पतंजलि महाराज ध्यान बोल रहे हैं वो बहुत ऊपर की स्थिति है, वो इससे भिन्न है। वो कल्पना को ध्यान नहीं बोल रहे हैं। आपके चित्त में केवल एक ही चित्र है, इसके अलावा कोई भी चित्र नहीं है, उसको पतंजलि ध्यान बोल रहे हैं। ठीक है जी, मेरी बात पहुंच रही है? तो ध्यान में क्या करते हैं, हम उस चीज को फोकस करते हैं, बाकी चीजों को हटाते हैं, धीरे धीरे वो चीज भी मिट जाती है, उसको ज्ञान कह रहे हैं। ध्यान के बाद ज्ञान या समाधि क्या हो रही है, वो चीज भी मिट गया। इसका मतलब क्या हुआ? आपने फूल का ध्यान किया तो भी वो मिट गया, गुरुजी का ध्यान किया तो भी मिट गया, शिव का ध्यान किया तो भी मिट गया। तो आप ध्यान के लिए कोई भी वस्तु लेते हो, फल उसका एक ही है। ये उन्होंने लिखा भी है, पतंजलि महाराज ने लिखा हुआ है, आराम से आप देख सकते हो। हम मध्यस्थ दर्शन में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको गाय का अध्ययन करना है, तो गाय पदार्थावस्था के साथ क्या उसका पूरकता है, प्राणावस्था के साथ क्या पूरकता है, जीव अवस्था के दूसरे जीव जानवरों के साथ क्या पूरकता है, मनुष्य के साथ क्या पूरकता है, इसको हम अध्ययन करते हैं। आइसोलेशन में नहीं, सबके साथ जोड़ के। मानव का अध्ययन कैसे करते हैं? पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था के साथ मानव का क्या पूरकता है उसका अध्ययन करते हैं, आइसोलेशन में नहीं। पतंजलि महाराज जो प्रक्रिया बोल रहे हैं वो क्या है? आइसोलेशन में ले जाने की, और अंत में वो भी छूट जाएगा। मध्यस्थ दर्शन क्या बोल रहा है? उसी चीज को समग्रता के साथ जोड़ के करो। तो ये टोटली डिफरेंट है। आप आइसोलेशन में करने का ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो उसको समग्रता के साथ जोड़ नहीं पाओगे, या उल्टा है, आप समग्रता के साथ ज्यादा जोड़ लोगे तो आइसोलेशन में जा नहीं पाओगे। तो होगा क्या? इस विधि से कर रहे हैं तो उस विधि को छोड़ो, उस विधि से कर रहे हो तो इस विधि को छोड़ो, दोनों में से एक लेके चलो। दोनों नाव की सवारी जो है नीचे ही जाना है। ये तात्विक रूप से मैंने बताया, प्रक्रिया ये है, बाकी आपकी इच्छा। जी भैया।
कल्पना और विचार को एक कैसे करें? कह सकते हैं क्या? मतलब जैसे जो विचार होते हैं हमारे, या फिर सोचना कह सकते हैं, थिंकिंग और इमेजिनेशन, वो मुझे कई हद तक सेम लगता है, तो इज इट द सेम और डिफरेंट? जी, तो मन के दोनों माने चयन आस्वादन, वृत्ति के दोनों तुलन विश्लेषण और चित्त का एक चित्रण, ये 5 जो क्रियाओं का जो मिला जुला स्वरूप है, इसका नाम है कल्पना। कल्पना में चित्रण भी है, विश्लेषण भी है, तुलन भी है, चयन भी है, आस्वादन। क्योंकि मैं कल्पना करता हूं कि मैं राजा बन गया, तो बड़ा मजा आता है। क्या है? आस्वादन हो रहा है ना। तो कल्पना में आस्वादन भी है, तुलन भी है, विश्लेषण भी है, चित्रण भी। तो कल्पना इन सबके मिले जुले स्वरूप को बोल रहे हैं। लेकिन यही कल्पना जब बुद्धि से नियंत्रित होकर आ रही है, तब उसको अब कल्पना बोलना नहीं बनता है। कल्पना से वो ऊपर हो गया, उसको यथार्थता बोलना पड़ता है, वास्तविकता बोलना पड़ता है, सत्यता बोलना पड़ता है। कल्पना में दोनों चीजें हो सकती है, साधार और निराधार। जैसे मैं कल्पना करता हूं कि मैं हवा में उड़ रहा हूं, कर सकता हूं, पर वो निराधार है, होगा नहीं। लेकिन जब बुद्धि के प्रकाश में ये होने लगेगी, तो फिर निराधार कल्पना होगा ही नहीं, पूरी साधार होगी। तो फिर उसको कल्पना नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? समझ, यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता, ये कहते हैं। तो कल्पना की जो परिभाषा है, आशा, विचार, इच्छा का अस्पष्ट स्वरूप, अस्पष्ट स्वरूप, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है भैया? तो भैया सोचना फिर इससे अलग है ना बिल्कुल, कल्पना और हम वो बुद्धि के स्तर पे जो हम समझ के कर रहे हैं, कोई बुद्धि नहीं। 4.5 क्रिया अल्प विकसित में बुद्धि का तो कोई रोल ही नहीं। हम अभी बोलते जरूर हैं कि बुद्धि का वास्तव में रोल ही नहीं है। वृत्ति है, माने विश्लेषण को करते हैं, तुलन करते हैं, चित्रण करते हैं। तो अभी जिसको भौतिक विधि में जिसको अध्ययन बोला जाता है, स्टडी कर रहे हैं, है ना, एजुकेशन बोल रहे हैं, ये 4-5 के 4.5-5 के बीच में है। ये हम उसको देख रहे हैं, कल्पना में ला रहे हैं। ये अभी का जो स्टडी है, अध्ययन है, वो इसी प्रकार का है। उसमें बुद्धि का कोई मध्यस्थ दर्शन जिसको बुद्धि बोल रहा है, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है। जनरली ब्रेन को बुद्धि बोला जाता है, बोलचाल की भाषा में बोले उसकी बुद्धि बहुत तीव्र है। अंग्रेजी में बोलते हैं जबरदस्त ब्रेन है उसका। तो ब्रेन और बुद्धि को हम एक बोल रहे हैं बोलचाल में। लेकिन जब आप स्टडी करने जाएंगे, आप साइकोलॉजी में जाएंगे, न्यूरो साइंस में पढ़ेंगे, फिर उन्होंने फिर अलग अलग टर्मिनोलॉजी देके रखा हुआ है। मध्यस्थ दर्शन में पढ़ेंगे अलग टर्मिनोलॉजी। तो विचार माने विश्लेषण करना, किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर देखना। तो अभी जो हम स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, उसकी विधि क्या है? सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी एक चीज को टुकड़े टुकड़े में पढ़ते हैं। जैसे ये हॉल को पढ़ने बोलेंगे तो मुझे बोला जाएगा कि पहले एक दरवाजा है, दरवाजे में पर्दा लगा हुआ है, उसके राइट हैंड साइड से आप जाएंगे तो इधर मंच है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो वो एक गेट है। इसमें 7-8 स्टेप बने हुए हैं। इस ढंग से उसका वर्णन होगा। एक एक टुकड़े को अलग अलग बोला जाता है। इसको मैं सुन लेता हूं, इस टुकड़े को अपने मन में, मस्तिष्क में जोड़ता हूं, जोड़ के मुझे एक समय में पूरा ये फ्लैश हो जाता है। ये है स्टडी करना, अभी की विधि है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, स्मरण करना। मुझे यह याद होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में मंच है, राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले चीजों को याद किया जाता है, एक एक टुकड़े को, फिर इन टुकड़ों को जोड़ा जाता है ना। जोड़ने को सिंथेसिस कहते हैं, और हिंदी में संश्लेषण कहते हैं। फिर इसको अलग अलग टुकड़े में और करते हैं, टुकड़े को विश्लेषण करते हैं, माने छोटे छोटे टुकड़ा करना।
तो जैसे जिन्होंने हॉल देखा है, मुझे क्या बोलते हैं, पहले आप घुसो, लेफ्ट हैंड साइड में वो है, राइट हैंड साइड में मंच। तो उन्होंने क्या किया, उसको टुकड़े टुकड़े करके मुझे बताना शुरू किया। उन टुकड़ों को फिर मैं जोड़ता हूं, जोड़ के पूछता हूं, अच्छा जो मंच के बिल्कुल सामने में एक गेट है क्या? हाँ बोलेंगे हम। तो 2-4 बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो एक समय में पता हो जाता है कि उनके में जैसी कल्पना हुई है वैसे ही मुझ में हो गई। वो टेली कर लेते हैं, और जैसे टेली हो जाता है बोलते हैं समझ गया। तो समझने का मतलब यहां क्या है, चित्रण, विश्लेषण, तुलन में हो जाना को अभी समझना बोल रहे हैं। इसमें सबसे जो मेन आइटम है वो है याद करना। डेटा ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहला भाग है। दूसरा, उसको जोड़ना। तीसरा, उसको अलग अलग टुकड़े करना और अलग अलग प्रकार से जोड़ना। ये जो अलग अलग प्रकार से जोड़ेंगे, जैसे भारत के नक्शे में बताएंगे आपको, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम क्या है, 150 से ज्यादा रेनफॉल कहां होता है, आपको वो दिख जाएंगे, है ना। 130 से नीचे कितना होता है, यहाँ 200 से ऊपर कितना होता है, ऐसे करके मैप में दिया रहता है। इसको हम अलग अलग याद करते हैं, फिर जोड़ते भी है। तो ऐसे करके सारी चीजों को पढ़ने का, समझने का प्रक्रिया है। तो छोटे छोटे टुकड़े करना, डिलीवर करना, दूसरा आदमी उस टुकड़े को जोड़ लेता है, जोड़ने के बाद क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस चेक हो गया माने समझ गया। तो अभी जिसको हम समझना कहते हैं, होता क्या है, हम अपनी पुरानी मेमोरी से रिलेट करते हैं। हमारी कोई पुरानी मेमोरी है, उससे रिलेट करते हैं। जैसे रिलेट हो जाता है, मैं बोलता हूं समझ गया, है ना। तो समझना माने हमारी पुरानी कोई स्मृति है, उसके साथ हमने जोड़ लिया। ये प्रक्रिया को अभी जो मॉडर्न जो एजुकेशन है उसको समझना बोलते हैं। पर मध्यस्थ दर्शन समझना इसको नहीं बोल रहा है। किसको कह रहा है? सार्वभौम रूप में है, सार्वकालिक रूप में है, जीने में आए, पहचान में आए और अस्तित्व सहज जो वास्तविकता है। ये पांचों विधि से हमको चीजें स्पष्ट हो गई, उसमें हमारा स्वीकृति बन गया जीने के लिए, उसका नाम है समझना। मेरी जीने में स्वीकृति नहीं बनी है, इसका मतलब है मैं समझा नहीं हूं। एकदम स्पष्ट बोला जा रहा है। एक होता है कि मैं मंचों में बोल दूं, एक लेवल का है। दूसरा है कि भले ही मैं मंचों में बोल रहा हूं लेकिन जी नहीं रहा हूं। समझना कब माना जाएगा? मैं मंचों में बोल भी रहा हूं और जी भी रहा हूं। एक प्रकार का आदमी जी रहा है, बोल नहीं पा रहा है। एक प्रकार का आदमी बोल रहा है, जी नहीं रहा है। दोनों अधूरे हैं। तो बोलने भी बनना चाहिए, जीने भी बनना चाहिए। तो मध्यस्थ दर्शन इसको जीना कह रहा है। तो अभी जो भौतिकवादी पढ़ाई में हमने चर्चा किया, सार्वभौम है और सार्वकालिक है, उस पर खूब चर्चा होती है। जीने पर बात ही नहीं करते, वो कभी भी बात नहीं होगी। और अस्तित्व सहज जो रियलिटी है, उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि इसको समझा नहीं जा सकता। एक आदमी सत्य को नहीं समझ सकता, हर चीज नहीं समझ सकता। पूरा जो वेस्टर्न मान्यता है वो इतना ही। इंडिया में ये मान्यता है, सारे जितने पंथ हैं सभी मानते हैं कि एक व्यक्ति को ज्ञान हो सकता है, वो सब जान सकता है। मूल मान्यता है। सही है गलत है मुझे पता नहीं, पर जो ये मानता है कि ज्ञान ही नहीं हो सकता, उसको कैसे ज्ञान होगा? तो पहले तो ये ज्ञान होना जरूरी ना, ये तो मानना जरूरी ना कि हाँ ये ज्ञान हो सकता है। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी, तो उधर प्रक्रिया ही शुरू नहीं होती। ये बड़ा एक अंतर है। तो जिसको अपन सोचना प्रयत्न करते हैं, वास्तव में केवल विचार नहीं है, उसमें विश्लेषण, चित्रण, तुलन होते ही रहता है। अच्छा, तुलना को हम लोगों ने 6 प्रकार से पढ़ा होगा। प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म, सत्य। ये तुलना है। एक और प्रकार से तुलना है, वो लंबा है, वो छोटा है, वो मोटा है, वो पतला है, वो गोरा है, वो काला है। करते हैं ना, है ना। ये चमकीला है, वो डल है। ये भी तुलना है, पर इस तुलना को हम विश्लेषण के हेड में देखते हैं। विश्लेषण भी तुलना का एक प्रकार है। ये 6 प्रकार की तुलना और इसमें अंतर है।
हम तुलना करते ही। तो तुलन और विश्लेषण ये दोनों वृत्ति की क्रिया है, साथ में आस्वादन भी है, चित्रण भी है। इन सबको मिला जुला के हम अभी मोटी भाषा में समझना बोलते हैं। मध्यस्थ दर्शन का समझना इससे भिन्न है। तो इनमें कोई चर्चा की आवश्यकता यदि लगती है तो कर लेते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज करता हूं आज सुबह से जो चर्चा हुई है पहले के सत्र में। तो जीवावस्था में जीवन और शरीर होते हैं, खासकर जीवावस्था का जो सेकंड पार्ट है। तो जीवावस्था का पहला पार्ट में केवल जीवन है, केवल शरीर है, मेधस तंत्र है, जीवन नहीं है। वहां भी 4 विषय हैं, उसको वो पूरा कर लेता है। दूसरा जो पार्ट है उसमें मेधस तंत्र तो है ही है, पहले से विकसित मेधस तंत्र है और जीवन है, लेकिन इसमें जीवन की भूमिका नगण्य है। तो मेधस तंत्र के द्वारा ही जीवन नियंत्रित हो रहा है और वो मेधस तंत्र और जीवन मिलकर मुख्य रूप से 4 विषय को पूरा करते हैं, अपनी परंपरा को बनाए रखते हैं। इसको वंशानुसंहिता कहते हैं। इसमें जो जीवन है, ये जीवन जीवावस्था में जो आता है उसके जीवन में थोड़ा परिमार्जन होता है, उसको जीवनी क्रम कहते हैं। तो उसको शुरू में हमने इन 2 विधि में लिखा हुआ है कि सबसे पहले उसमें केवल मन का परावर्तन हो रहा है, बाकी क्रियाएं नहीं हो रही है। सेकंड स्टेज में मन के परावर्तन के साथ साथ वृत्ति का परावर्तन और प्रत्यावर्तन दोनों हो रहा है। मन का परावर्तन के साथ प्रत्यावर्तन और वृत्ति का परावर्तन, ये 3 क्रिया हो रही है। ये जीवावस्था का मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम 3 क्रिया हो सकती है। इसको जीवनी क्रम बोल रहे हैं। इसके बाद मानव शरीर को जब चलाने आ रहा है तो उस जीवन में कम से कम 5 क्रिया जागृत, माने जागृत का मतलब एक्टिव हो जाती है। मन के दोनों चयन और आस्वादन, वृत्ति के दोनों विश्लेषण और तुलन, और चित्त का एक परावर्तन क्रिया चित्रण। ये 5 क्रिया क्रियाशील होती है। ऐसी स्थिति में इसको हम अल्प विकसित या अल्प जागृत कह रहे हैं। एक स्तर ये जीवन की स्थिति। इसके बाद जो नाम है, जो अभ्यास है, जो प्रक्रिया है जीवन में परिमार्जन की, उसको जागृति क्रम कह रहे हैं। जीवावस्था में उसी जीवन के परिमार्जन की क्रिया को जीवनी क्रम कह रहे हैं। ज्ञानावस्था में मानव शरीर के साथ उसी जीवन के जो परिमार्जन की क्रिया को हम जागृति क्रम कह रहे हैं। तो जागृति क्रम में जो सबसे पहला है, ये 5 चीजें क्रियाशील होती है। इसी जागृति क्रम में हमको करना क्या पड़ता है? मानवीयतापूर्ण आचरण को समझना, स्वीकार करना, जीना होता है। कैसे होता है? केवल मान के। किसको मान के? अपने से बड़े को मान के हम करते हैं। कैसे? हमको अभी मॉडर्न एजुकेशन में बोला जाता है कि कुछ भी नहीं मानो, मानना गलत है, क्रिएटिव बनो। माने क्रिएटिव बनो तो इसको मैं पंखा बोलूंगा, इसको बिजली बोलूंगा, इसको पहाड़ बोलूंगा, यहां तक आ गया है। इतना तो मानना ही पड़ेगा ना कि भैया इसको मोबाइल बोलना पड़ेगा, तभी तो कम्युनिकेशन होगा। तो कुछ चीजें जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, हम लोग की कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि मोबाइल का माने यही, चश्मे का माने यही, हर चीज में कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ये मानना है पूरा। तो पूरी भाषा मानना है, पूरा व्याकरण मानना है। कैसा? ये मानने के सैकड़ों वैरायटी हैं, तभी तो सैकड़ों लैंग्वेज। एक ही चीज के इतनी भाषाओं में इतने नाम क्यों हैं? हमने माना है, और कुछ नाम नहीं है ना।
तो मानना से मानव का प्रक्रिया शुरू होता है, मानने से जानने तक की यात्रा शुरू होती है। तो हम चीजों को मानना शुरू करते हैं और उनके बीच में अंतर संबंध बनाना शुरू करते हैं। तो सही जो आचरण है वो हमको परंपरा से, कोई अनुभव संपन्न व्यक्ति से या हमसे जो श्रेष्ठ हैं उनसे मिलता है, उसको फिर हम फॉलो करते हैं। इसी प्रक्रिया में हमको सार्वभौम और सार्वकालिक चीजें समझ में आई है, जीने योग्य और समझने योग्य चीजें समझ में आती है, अस्तित्व सहज कुछ रियलिटी है ये समझ में आती है। इस जगह पर देखेंगे तो भौतिकवाद बिल्कुल अलग कह रहा है, आदर्शवाद बिल्कुल अलग कह रहा है और मध्यस्थ दर्शन या सहअस्तित्ववाद बिल्कुल अलग कह रहा है। ये जो 5 चीजें मैंने बोला, अस्तित्व सहज वास्तविकता क्या है, सार्वभौम और सार्वकालिकता क्या है, जीने में आए समझाने में का है, इन 5 हेड में ही हम लोग सारे काम कर रहे हैं। तो भौतिकवाद जीने और समझाने की जगह पे कुछ भी नहीं बोल रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या बोल रहा है, भौतिक चीजों को समझाओ समझो, बस भौतिक चीजों को। पेड़ ऐसे होता है, मकान ऐसे बनता है, एरोप्लेन ऐसे बनता है, रॉकेट ऐसे बनते हैं, बम ऐसे गिराए जाते हैं, बम ऐसे बनाए जाते हैं। ये भौतिकवाद इस प्रकार का होता है। तो सार्वभौम और सार्वकालिक जीने की जगह पर उनकी बातें नहीं, मानव के आचरण के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। अस्तित्व सहज जो रियलिटी है वो मानते ही नहीं है कि शरीर के बिना कोई चीज होती होगी, व्यापक वस्तु नाम की कोई चीज है वो मानते ही नहीं। आदर्शवाद इनको मानता है, लेकिन इसको समझाने की जगह पे वो सार्वभौम और सार्वकालिक व्याख्या नहीं दे पाता है। जीने की जगह पर ये बहुत सारी बात करते हैं। जीने की जगह को देखेंगे तो हर परंपरा अलग अलग ढंग से सही मानती है। एक परंपरा बोलती है कपड़े पहनना अच्छा है, एक परंपरा बोलती है नहीं पढ़ना अच्छा है, एक बोलते विवाह करना अच्छा है, एक बोलते हैं नहीं करना अच्छा है, एक बोलते हैं कई विवाह करना अच्छा है। ऐसे करके हमने जीने की जगह पर बहुत अलग अलग वैरायटी है, इसका नाम परंपरा है। ये साधना परंपराएं हैं, ऐसे 50 हैं। इनको यदि हम सार्वभौम और सार्वकालिक में जांचने जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। इन जो चीजों को सार्वभौम और सार्वकालिक विधि में जानने जाते तो बहुत ही प्रॉब्लम है, जुड़ता ही नहीं। अस्तित्व सहज जो रियलिटी है उसको जानने की कोई प्रक्रिया नहीं है। उसको जानने के लिए प्रक्रिया है, आप साधना करो, उपासना करो, घर छोड़ो, चले जाओ। ये ऐसी प्रक्रिया में परिवार छूट जा रहा है, समाज छूट जा रहा है, व्यवस्था नहीं बन रही। तो इन 5 हेडिंग पर मध्यस्थ दर्शन इन 5 पर थोड़ी थोड़ी बात कर रहा है। अस्तित्व सहज रियलिटी ये है, सार्वभौम और सार्वकालिक का तरीका ये है, जीने में आए और समझाने में आए। तो इसके आधार पर हमारा पूरा चीज होता है। तो जब इसको हम स्वीकार लेते हैं और अल्प विकसित अवस्था में इसको जीने लगते हैं तो कुछ समय में हम अर्ध विकसित या अर्ध जागृत में पहुंचते हैं। माने चित्त का प्रत्यावर्तन होता है, बुद्धि का परावर्तन होता है, संकल्प एक्टिव हो जाता है, तो 7 क्रियाएं काम करने लगती है। इसमें सुख, शांति और संतोष तीनों मिलता है। मन और वृत्ति के बीच में एकरूपता हो जाती है, उसी को हम भास कह रहे हैं, उसी को हम सुख कह रहे हैं। वृत्ति और चित्त के बीच में एकरूपता हो जाती है, चित्त और बुद्धि के बीच में भी होती है। तो भास, आभास, प्रतीति या सुख, शांति, संतोष होता है। तो फिर से एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूं, भास किस चीज को कहते हैं? मन और वृत्ति के बीच में एकरूपता हो जाए। इसकी 2 कंडीशन है, मन वृत्ति के अनुरूप हो जाए या वृत्ति मन के अनुरूप हो जाए। वृत्ति जब मन के अनुरूप होगी तो सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ज्यादा संभावना है क्योंकि मन शरीर के अनुरूप हो जाता है, तो वृत्ति जब मन के अनुरूप होता है तो सबसे अधिक गलत होने की संभावना है, क्योंकि वो शरीर मूलक जीवन है। तो भास 2 प्रकार के हो सकते हैं, सही भी और गलत भी। वैसे ही आभास जो है वृत्ति और चित्त के बीच में हो सकता है। तो यदि वृत्ति चित्त के अनुरूप है तो सही की संभावना ज्यादा है, चित्त यदि वृत्ति के अनुरूप हो
तो गलत की संभावना अधिक है। जब अपन प्रतीति में जाते हैं तो चित्त ही बुद्धि के अनुरूप होगा, बुद्धि कभी भी चित्त के अनुरूप नहीं होगा। तो वो एक ऐसा फिल्टर है जिसके कारण हम गलत को स्वीकार ही नहीं पाएंगे, बुद्धि गलत को स्वीकार ही नहीं पाएगी। तो प्रतीति हमेशा सही की ही होगी, प्रतीति गलत की नहीं होगी। तो यही मानवीयतापूर्ण आचरण करते हुए जब हम अल्प विकसित में करेंगे तो अर्ध विकसित में पहुंचेंगे, वहां सुख शांति के साथ संतोष भी मिलने लगेगा और इसके बाद बुद्धि का भी प्रत्यावर्तन हो जाएगा, आत्मा का भी हो जाएगा, दसों क्रियाएं एक्टिव हो जाएगी। इसको अपन कहेंगे आनंद हो गया। जीवन के रूप में क्रियापूर्णता हो गई, दसों क्रिया जागृत हो गई, अनुभव हो गया। इसके बाद एक कार्यक्रम रहता है वंशानुसंगीता से हम जो संस्कार अनुसंगीता तक पहुंचे हैं उस संस्कार अनुसंगीता को प्रमाणित करना। इसको प्रमाणित करने के लिए सभ्यता, संस्कृति, व्यवस्था, विधि, शिक्षा, ये सारी चीज है, इसमें हम जाते हैं और इसके द्वारा चीजों को धीरे धीरे समझ जाते हैं और जब समझ जाते हैं तो उसके अनुभव होगा। तो ये यहां की साधना विधि है। अब थोड़ा सा संस्कृति के बारे में बोलता हूं। संस्कृति क्या है? संस्कृति मोटे तौर पर उत्सव है। तो जैसे मान लीजिए एक लड़के और एक लड़की का विवाह होने वाला है, वहां 2-4 महीने पहले से प्रक्रिया चलते रहती है। लड़की जहां से विदा हो जाएगी उस घर के लोग अब सोचते हैं कि अब बेटी तो चली जाएगी, भाई सोचता है बहन तो अब चली जाएगी, छोटी बच्ची सोचती है कि बुआ तो अब चली जाएगी, फिर वो पूछती कभी आओगे कि नहीं आओगे, है ना, मैं तुम्हारे से मिलने जा सकती हूँ कि नहीं। ऐसे बहुत सारे बातचीत होते हैं। तो एक प्रकार से अग्रिम स्थिति के लिए पहले से तैयारी होती है, जो घटना आना है उसके पहले से एक मानसिक तैयारी हो रही है। तो भाई भी सोचता है, बहन भी सोचती है, माँ भी सोचती है, पूरे अड़ोसी पड़ोसी भी सोचते हैं, एक वैक्यूम क्रिएट होगा ना यहाँ, तो सब उसको एडजस्ट करने के लिए पहले से सोचते रहते हैं और उसमें बहुत छोटे छोटे कार्यक्रम बनाए गए ताकि लोग उसमें सेट हो जाएं। एक दिन सब कोई पड़ोस में लड़की को बुला के खाना खिलाते रहते हैं, अपने घर में बात करते हैं ताकि उसको आगे की स्थिति के लिए तैयार करते हैं। जिस घर में जाएगी वहां भी लोग यही बातचीत करते लगते हैं, है ना, कि भाई जो आएगी वो कैसे रहेगी, मेरे से बात करेगी नहीं करेगी, बहू आएगी तो सास को लगता है कैसा होगा, ससुर को लगता है, सबको ऐसा लगता है। तो एक प्रकार से ये मानसिक रूप से अग्रिम स्थिति के लिए तैयार होते हैं। उसको बहुत हाईलाइट करने के लिए बहुत बड़ी घटना है, उसके लिए बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, सारे रिश्तेदारों को, मित्रों को बुलाते हैं, खूब खाना पीना करते हैं, उसको बहुत दो लोगों को एक दिन हीरो बना के रखते हैं, है ना, ताकि वो इतनी बड़ी घटना है, ये बार बार तो होगा नहीं। तो एक प्रकार की प्रारंभिक तैयारी है, इसको संस्कृति कहते हैं। तो संस्कृति क्या है? जो रोज रोज हमको करना है उसके लिए प्रारंभिक तैयारी, मानसिकता बनाना, ये संस्कृति है। सभ्यता क्या है? रोज रोज की घटना, इसको सभ्यता बोल रहे हैं। रोज पानी भरना है, रोज खाना बनाना है, रोज खाना खिलाना है, रोज मेहमान आना है, रोज उनका सम्मान करना है, रोज काम में जाना है। तो कुछ कार्यक्रम हम रोज कर रहे हैं। माँ और बेटे के बीच में व्यवहार है, पिता पुत्र के बीच में व्यवहार है, भाई बहनों के बीच में व्यवहार है, गुरु शिष्य के बीच में व्यवहार है। ये रोज रोज के कार्यक्रम हो रहे हैं। रोज रोज के जो कार्यक्रम है उसको सभ्यता कह रहे हैं। संस्कृति कभी कभी है, जैसे हम लोग आते हैं तो कोई आता है तो स्वागत गीत गाते हैं, है ना, डांस करते हैं। अब कल्पना करिए आप मेरे दरवाजे में आए हैं, अब मैं डांस करना शुरू कर दिया, कैसा लगेगा? गाना गाना शुरू कर दिया। पहले दिन तो आप बर्दाश्त कर लोगे, दूसरे दिन करूंगा तो क्या होगा? तो संस्कृति रोज का नहीं है, किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए है। मतलब किसी चीज को हाईलाइट करता है, वो हाई वैल्यू है, बताने के लिए है। इसके बाद सभ्यता का रोल है। विधि क्या है?
संविधान क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट है। किसी भी चीज को करने का सही तरीका क्या है एक जगह लिखा हुआ है, उसका नाम है विधि। कुछ चीजें नहीं करना है वो भी लिखा हुआ है, उसका नाम है निषेध। ये रिटन डॉक्यूमेंट। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ बिजली लगाया हुआ है, ये बिल्डिंग बनाया हुआ है, हम मनमानी तरीके से बिल्डिंग नहीं बना सकते। एक डिपार्टमेंट होता है, वो इस बिल्डिंग के नक्शे को पास करता है, ठीक है। उसके लिए एक आर्किटेक्ट होता है जो उसको आगे बढ़ाता है। वैसे ही एक स्ट्रक्चर का इंजीनियर होता है, बोलता है कि यह स्ट्रक्चर ठीक है, इसमें बनाओ, तब परमिशन हमको मिलती है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। इन घरों में जो बिजली है वो 230 वोल्टेज का है, हम 1000 वोल्टेज रखेंगे बोलेंगे नहीं चलेगा, संभव ही नहीं। तो हर चीज के नॉर्म्स बने हुए हैं। रोड इतनी चौड़ी होगी, रोड में ये बिछेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, ये राइट हैंड साइड जाएंगे, इतने स्पीड से जाएंगे, ऐसा हर जगह बना हुआ है, हर डिपार्टमेंट में। सिविल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, आप कहीं भी जाइए तो बना लिखित डॉक्यूमेंट आज भी रखे हुए हैं। इसको कहते हैं विधि। ये संविधान में है। तो कुछ चीजों के लिए केवल संसद उन नियमों को बनाता है, उसको कहते हैं एक्ट। संसद उसको संबंधित डिपार्टमेंट को भेज देता है, वहां पर रूल्स और रेगुलेशन बनते हैं। जैसे विद्युत डिपार्टमेंट को भेजते तो विद्युत वाले रूल्स रेगुलेशन विद्युत डिपार्टमेंट बनाएगा, दूसरा नहीं बनाएगा। तो संसद कुछ गाइडलाइन बना के दे देता है, उसको एक्ट बोलते हैं। फिर रूल्स रेगुलेशन, फिर वो छोटे छोटे जगह में आता है और उसको मॉनिटर करने के लिए अलग अलग संस्थाएं बनी हुई है। तो ये क्या है? विधि है। तो जो प्रैक्टिस है, सही प्रैक्टिस, वो एक जगह लिखा हुआ है, इसका नाम विधि। गलत प्रैक्टिस है तो उसके भी कुछ बॉर्डर लाइन खींचे हुए हैं, उसका नाम है निषेध। और व्यवस्था, तो 4 चीजें हैं, सभ्यता, संस्कृति, विधि और व्यवस्था। तो व्यवस्था में उस जगह का प्रैक्टिस होता है, उत्पादन का प्रैक्टिस कहीं होता है, विधि का प्रैक्टिस के लिए एक जगह है, उसको अपन कोर्ट कहते हैं, है ना। एजुकेशन के प्रैक्टिस के लिए एक जगह है। ऐसे अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिस होती है, इनको हम व्यवस्था कहते हैं। ये चारों मिलकर मानव का समाज बनता है। और शिक्षा में इन चीजों को समझाया जाता है, ऐसा क्यों किया गया। मान लीजिए संविधान बना, तो एक जगह पढ़ाया जाता है कि संविधान ये है और ऐसे ऐसे बना है। उसके बाद बोला जाता है कि ये संविधान में पहला संशोधन हुआ, क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम आई, हमने जो संविधान बनाए थे उसमें कुछ प्रॉब्लम आने लगी, उसको सॉल्व करने के लिए हमने ये अमेंडमेंट किया, इस अमेंडमेंट को ये किया। तो उसके कारण भी बताए जाते हैं, उसका निदान करने के लिए ये किया गया, वो बताया जाता है। ये शिक्षा में बताया जाता है। वैसे ही हर चीज के बारे में, जैसे हम पढ़ेंगे तो बताएं कि तो पहले गैलीलियो ने ये बोला, फिर न्यूटन ने ये बोला, ऐसे करके क्रमशः चीजें आज कहां तक आई है उसको पढ़ाया जाता है। तो शिक्षा परंपरा क्या है? आज के पहले जो भी हुआ है उसका एक हिस्ट्री है, उसके बाद आज कहां तक पहुंचे, इसके बाद आज जहां तक पहुंचे हैं उसके आगे जो शोध होगा उसके लिए पीएचडी होती, थीसिस होता है। थीसिस क्या होता है? आज जहां तक हुआ है उसके आगे का। इन सबको मिला के शिक्षा कह रहे हैं। आज के पहले क्या काम हुआ है उसका डॉक्यूमेंटेशन है, रेफरेंस है। एजुकेशन में रेफरेंस देना अनिवार्य है, लोगों ने क्या क्या किया। इसके बाद आज कहां कमी हो रही है उस जगह को पहचाना जाता है, उस पर एक क्वेश्चन बनाया जाता है, उसके बाद उस पर थीसिस लिखा जाता है, शोध किया जाता है। वो शोध भी बाद में शिक्षा का अंग बन गया। इस ढंग से हमारी शिक्षा आगे बढ़ते जाती है। इन सबको मिला के कहते हैं मानव परंपरा। तो ये पूरा एक विधि है जिसके आधार पर हम जागृति तक पहुंचते हैं। तो हमने दोनों प्रकार से देखा, जीवन की जागृति की विधि से क्या क्या हमको आचरण करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उस विधि से हम
जागृति तक या मानव के जो सही आचरण है उसको हम देखने की कोशिश किए। कल हमने इस विधि से देखा था कि अस्तित्व में जो व्यवस्था है उस विधि से सही आचरण तक कैसे पहुंचेंगे, क्या है। 4 विषयों को नियंत्रित करना ही समझदारी है। उसके हमने 4 अलग अलग स्टेप देखे। सामाजिक नियम पहला स्टेप, तीनों ऐशना दूसरा स्टेप, लोकेशना तीसरा स्टेप, प्रामाणिकता अंतिम स्टेप। ये आचरण को हम देखते हैं। तो समरी पूरी हो गई। मुझे लगता है मेरा बोलने का मटेरियल खत्म हो गया। जी, हाँ भैया, आपने वो बताया कि मन वृत्ति के अनुरूप या वृत्ति मन के अनुरूप, तो वो कैसे जांचे? देखिए, शरीर मूलक कोई भी चीज होगा तो मन शरीर से जुड़ा है। मन के पास कुछ भी चीजें पहुंचेगा उसका एक ही स्रोत है, वो है मानव शरीर। दूसरा स्रोत है ही नहीं। दूसरा स्रोत यदि कोई है तो वृत्ति का परावर्तन। तो मन के पास आने की 2 ही स्रोत हैं, शरीर से आएगा या वृत्ति से आएगा। तो शरीर से जो आएगा वो शरीर मूलक हुआ, वृत्ति से जो आएगा वो अनुभव मूलक भी हो सकता है और मान्यता भी हो सकता है। क्योंकि वृत्ति के पास चित्त से भी आएगा, आत्मा से भी आ सकता है, आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, चित्त से वृत्ति। तो वृत्ति के पास, मन के पास यदि वृत्ति से होते हुए आ रहा है तो उसमें दोनों संभावनाएं हैं, अनुभव मूलक हो या जो मान्यता है वो हो। तो अनुभव मूलक है, उसको जांचे कैसे? तो मैंने 5 बातें लिखी थी। सार्वभौम होना, सार्वकालिक होना, जीने में आए, समझाने में आए, और अस्तित्व सहज रियलिटी। अभी हमने बोला ईश्वर सबको चलाता है। मान लो ये हमने मान लिया, उसका फल क्या होगा? मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। गलती कर रहा हूं तो ईश्वर की जिम्मेदारी है, सही कर रहा हूं तो उसकी जिम्मेदारी है। मनुष्य जिम्मेदारी की जगह पे खड़ा ही नहीं होगा यदि आप ईश्वर को कर्ता मानोगे तो, संभव ही नहीं। तो हम जब उसको तर्क की कसौटी पर जांचेंगे, ये 5 जो आधार हैं, तो हमको चीजें स्पष्ट होकर आ जाएगी कि ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं। ठीक है, जैसे जी बताइए हो जाएगा। भैया, आपने एक तो ये बताया कि साक्षात्कार निरंतर होने वाली चीज को पहचानना है और आभास की पूरी विधि बताई। तो साक्षात्कार की विधि में तदाकार तद्रूपता विधि से साक्षात्कार होता है, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। लास्ट लाइन नहीं सुन पाया। साक्षात्कार में तदाकार तद्रूप। हाँ, ठीक। देखिए, साक्षात्कार के लिए कोई प्री कंडीशन है, तब साक्षात्कार होगा। प्री कंडीशन कुछ है, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मैं लोगों को हत्या करते रहूंगा तो न्याय का साक्षात्कार होगा? नहीं होगा। मैं लोगों को अपमानित करता रहूंगा तो सम्मान को पहचान पाऊंगा? नहीं पहचान पाऊंगा। तो प्री कंडीशन है कुछ, उस प्री कंडीशन को ही हम आभास कह रहे हैं। माने सार्वभौम है, सार्वकालिक है, जीने में है, समझाने आए, इन 4 कसौटी पे कसना पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे हम एक जो बहुत प्रचलित थॉट है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम लिखा हुआ है। मैं सोचता हूं कि मेरे परिवार में पिछले 20 पीढ़ी में कितने लोग वानप्रस्थ गए और कितने लोग संन्यास लिए। मुझे मिलता है एक भी नहीं। मैं कैसे फैमिली से हूं? ज्ञान के ठेकेदार फैमिली से हूं।
हमारे परिवार वालों ने उसको नहीं माना। मैं उस गांव में रहता हूं जहां सब ठेकेदार रहते हैं, कोई नहीं माना। अपने यदि हम पिछले 100 साल 200 साल के हीरो या 1000 साल के हीरो को देखने जाते हैं, हमारे कितने हीरो हैं जो वानप्रस्थ गए हैं, कितने हीरो हैं जो संन्यास गए, मुझे नहीं दिखता है। तो क्या है, जो हमने आदर्श बोला वो जीने में नहीं आ रहा है। जो जी रहे हैं, जैसे 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी के परिवार में लोग जी रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा कर रहे हैं, उसको हम हमारे शास्त्रों में मान्यता नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम जो है मोह माया में डूबे हुए हो, ये प्रॉब्लम है। तो जो जीने में आ रहा है उसको शास्त्रों में जगह नहीं दे रहे हैं, जो शास्त्रों में आया है उसको जी नहीं पा रहे। ये भयंकर बड़ा कंट्राडिक्शन। तो मध्य दर्शन क्या बोल रहा है, कम से कम 3 पीढ़ी के परिवार व्यवस्था में जीना है, और ये हर कोई जी भी रहा है। अब इसमें कुछ कमी है तो उसकी बात करेंगे, अब इसको हम गलत ही मान लेंगे तो इसमें शोध कहां से होगा। तो पहला ये जरूरी है कि ये जीना है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, परिवार क्या है, परिवार व्यवस्था क्या है, और परिवार से लेकर विश्व परिवार का क्या स्ट्रक्चर है, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके आधार पर एक संविधान लिखा गया है, हम उसके आधार पर सही और गलत को फिर देखेंगे। तो मैंने 2 निवेदन किया था, अस्तित्व दर्शन विधि से सही आचरण क्या है, जीवन ज्ञान विधि से सही आचरण क्या है, दोनों पर चर्चा कर लिए हैं। अब हम जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, जिसको अपन परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था कह रहे हैं, उसके आधार पर क्या आचरण निकलेगा उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपका प्रश्न हुआ कि छूट गया? एक्चुअली मेरा प्रश्न ऐसा था कि जो साक्षात्कार में तदाकार तद्रूप विधि से होता है, तो उसके बारे में थोड़ा जानना था। कोई तदाकार किससे? अभी जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, आप कुछ बोल रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? आपकी एक कल्पना है, उस कल्पना के साथ आप कुछ शब्द को बोल रहे हैं। कल्पना कुछ है, उसके बदले में आप कुछ शब्द, कोई साउंड कर रहे हैं। बस उन साउंड को सुन के मेरे जीवन में बिल्कुल वैसे ही कल्पना हो जा रही है, वैसी कल्पना हो जा रही। कभी डाउट होता है तो मैं पूछता हूं, आप ऐसा बोल रहे हैं क्या? आप कहते हैं हाँ। माने आपके जीवन में जो कल्पना है, मेरे जीवन में वही कल्पना हुई। इसको मैं क्या कहूंगा? मैं आपसे तदाकार हूं। यदि मेरे जीवन में कल्पना वो वाली नहीं हो रही है तो क्या बोला जाएगा? मैं आपसे तदाकार नहीं हो पा रहा। तो तदाकार ये चीज है। इस तदाकार की बहुत सारी स्टेजेस बताए। मैं अभी मोटा मोटा शुरू करता हूं। मन वृत्ति में अनुभव करता है, वृत्ति मन का दर्शन करता है। ये बात आप लोगों ने सुना होगा। हम अपने बराबर तक या उससे कम का मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे मैं 12th पढ़ा हूं तो मैक्सिमम मैं 12th वालों को मूल्यांकन कर सकता हूं, 11th 10th 9th कर सकता हूं। कॉलेज कोई पढ़ा हुआ है, कोई PhD किया है, उसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकता। तो इसके लिए नाम दिया है अपने बराबर तक या उससे नीचे को कहते हैं हम दर्शन। अपने से अधिक को हम क्या करते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ी देर में मुझे समझ में आ जाता है कि आपको मेरे से ज्यादा पता है। कितना ज्यादा पता ये नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मेरे से तो अधिक है। तो अधिक विकसित में हम समर्पित होते हैं। इसको अनुभव कहते हैं। इसको 5 लेवल का बता रहे हैं। मन वृत्ति का अनुभव करता है, वृत्ति चित्त का अनुभव करता है, चित्त वृत्ति का बुद्धि का अनुभव करता है, बुद्धि आत्मा का अनुभव करता है, आत्मा व्यापक में अनुभव करता है। तो ये 5 लेवल के अनुभव हैं। ये 5 प्रकार का तदाकार है। आत्मा व्यापक में अनुभव करता है।
इसको बोलते हैं आत्मा व्यापक में तदाकार हो गया, आत्मा ब्रह्म के तद्रूप हो गया। दोनों शब्द प्रयोग होते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। हाँ हाँ, ये रहने दीजिए। हाँ, हाँ। अब इसको भी मिटा सकते हैं मेरे ख्याल से ना, इसका भी काम हो गया। बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन, इसको मैं एक डब्बे में डाल देता हूं क्योंकि ये अलग नहीं हो सकते। ये अलग है, ये मेधस्तंत्र अलग है। तो मन वृत्ति में अनुभव करता है, वृत्ति चित्त में तदाकार होता है, अनुभव करता है, चित्त बुद्धि में, बुद्धि आत्मा में, आत्मा व्यापक में। शब्द क्या दे रहे हैं? तदाकार या तद्रूप। इसको यदि संधि विच्छेद करेंगे ना, संस्कृत भाषा के ये सब शब्द हैं, है ना, तो ये क्या है? तत् माने वह आकार, उसके जैसा आकार हो गया। शाब्दिक मीनिंग ये है। तद्रूप का भी सेम आएगा, उसके जैसा रूप हो गया। मतलब क्या? आत्मा व्यापक बन गया, आत्मा इकाई है, व्यापक शून्य है। क्या इकाई आकाश में व्यापक में परिणित हो गया? मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से नहीं। ठीक है, मध्यस्थ दर्शन के शब्द तो बता रहा है वही, मीनिंग वो नहीं है, क्योंकि शब्द परंपरा के हैं। परंपरा में इसके मीनिंग है कि आत्मा ब्रह्म में विलय हो गया। उसके लिए तदाकार का मतलब आत्मा ब्रह्म बन गया। बनता है क्या? मध्यस्थ दर्शन कहता है बनता नहीं, आत्मा का अस्तित्व बना रहता है, इकाईत्व बना रहता है। तो तदाकार या तद्रूप में हुआ क्या? जैसे ब्रह्म सब जगह व्याप्त है, वैसा आत्मा हर जगह अनुभव कर सकता है। यहां बैठकर कहीं का भी उसको अनुभव होता है। जैसे मैंने बोला कि हमारे वैज्ञानिकों ने यहां बैठकर सूर्य का टेम्परेचर पता लगा लिया, जुपिटर में क्या क्या है वो पता लगा लिया, सैटर्न में क्या है वो पता लगा, करोड़ों किलोमीटर, अरबों खरबों किलोमीटर दूर में कोई तारा है, उसमें कौन कौन सी गैस है, यहां बैठ के बता रहे हैं ना, बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये क्या है? यहां बैठकर सब जाना जा सकता है, जो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वहां तक जा सकता है, वहां तक समझ सकता है। इस चीज के लिए शब्द है ज्ञान। इसीलिए व्यापक का एक नाम है ज्ञान। हमने शुरू में 2-3 नाम लिए थे, निरपेक्ष ऊर्जा, चेतना और ज्ञान। तो ज्ञान हम क्यों कह रहे हैं? यहीं बैठकर सब जगह को कोई जान लेगा, क्योंकि व्यापक में ही सभी हैं, सभी उसमें डूबे भीगे घिरे हैं, उसी से कनेक्टेड हैं। तो जैसे ही हम व्यापक में तदाकार हुआ आत्मा, वैसे ही सबसे कनेक्ट हो गया। ये जो कनेक्टिविटी है, इसको कह रहे हैं तदाकार होना। न कि आत्मा व्यापक में विलीन होगा, ऐसा नहीं होगा। आत्मा उसकी कनेक्टिविटी के कारण हर जगह वो पहुंचा हुआ व्यापक है, वैसा आत्मा भी हर जगह का ज्ञान हो जाएगा, कहीं का भी उसको यहीं बैठ के ज्ञान हो जाएगा। इसलिए व्यापक का नाम दिया ज्ञान, और इसको हम कह रहे हैं तदाकार।
तो तद्रूप भी वही है। तो वास्तव में आत्मा व्यापक नहीं बनेगा, लेकिन ज्ञान संपन्न होगा, कहीं भी कुछ भी है उसको वो अनुभव कर सकता है। ये तदाकार और तद्रूप का अर्थ है। वैसे ही क्रिया बुद्धि आत्मा में अनुभव करता है। आत्मा को जो अनुभव हुआ व्यापक में डूबकर, भीगे होने का अनुभव, वो चीज बुद्धि को पूरा के पूरा समझ में आ जाता है। इसका नाम है बोध, इसका नाम अनुभव बोध है। हमने दो प्रकार की बोध की बात किया था। एक है अध्ययन बोध, जो मन वृत्ति चित्त से होते हुए बुद्धि में समझ होती है, उसको अध्ययन बोध कहते हैं। अनुभव मूलक जब बोध होता है, आत्मा को अनुभव हो गया, उस अनुभव का भी बुद्धि को बोध होता है, उसको हम कहते हैं अनुभव बोध। तो बुद्धि के पास कोई भी सूचना आएगी, उसके दो स्रोत हैं, एक तो चित्त, दूसरा बुद्धि, आत्मा। तो बुद्धि के पास कोई तीसरा स्रोत है ही नहीं, चित्त से आएगा और आत्मा से आएगा। यहां पर एक फिल्टर लगा हुआ है, चित्त का में गलत वाला बुद्धि में जाएगा ही नहीं, माने बुद्धि इसको स्वीकारेगा ही नहीं, एक फिल्टर है। आत्मा से आएगा तो केवल अनुभव आएगा, और क्या आएगा। वैसे ही चित्त और बुद्धि के बीच में ये सब तदाकार होने वाली प्रक्रिया है। तो 5 दर्शन है और 5 अनुभव है। मन वृत्ति का अनुभव करता है 1, वृत्ति चित्त का 2, चित्त बुद्धि का 3, बुद्धि आत्मा का अनुभव करता है 4, और आत्मा व्यापक में अनुभव करता है 5। ये 5 अनुभव हैं। ये पांचों एक हो गए जिस समय, उसको अनुभव कह रहे हैं। जब आत्मा व्यापक में अनुभव करता है तो बाकी सब इसी के अनुरूप हो जाते हैं। तो ये इसीलिए इसमें ये सारी चीजें समाई हुई है। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया होता है उस सूत्र से। 5 दर्शन हैं। एक दर्शन आत्मा बुद्धि का दर्शन करता है, बुद्धि चित्त का दर्शन करता है, चित्त वृत्ति का दर्शन करता है, वृत्ति मन का दर्शन करता है, मन शरीर का दृष्टा है। तो जिसको हम दृष्टापद बोल रहे हैं मध्यस्थ दर्शन में, ये 10 मिलके ज्ञाता और दृष्टा हैं। ये 10 मिलके, तो दृष्टा कौन है? मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से दृष्टा कौन है? जीवन है। ये पांचों मिलके दृष्टापद है, अकेले नहीं। आत्मा दृष्टा नहीं है, आत्मा केवल बुद्धि का दृष्टा है। पूरा दृष्टापद के लिए ये पांचों की एक सूत्रता जरूरी। अनुभव या ज्ञाता जिसको बोलते हैं, ज्ञाता कौन है? ज्ञाता भी जीवन है। जीवन माने ये पांचों अनुभव को मिलकर ज्ञाता कहेंगे। पांचों दर्शन को मिलकर दृष्टा कहेंगे। तो मध्यस्थ दर्शन में जीवन दृष्टा है और जीवन ही ज्ञाता है, जीवन ही भोक्ता है। सुख शांति संतोष आनंद का भोक्ता ये सुख है, शांति है, संतोष है, आनंद, इनका भोक्ता जीवन। तो दृष्टा कर्ता भोक्ता ये सब जीवन में ही है। एक सीमा तक का दृष्टा मन है, कर्ता मेधस तंत्र को चलाने वाला का अधिकार केवल मन के पास और किसी के पास नहीं। मन को चलाने का अधिकार केवल वृत्ति के पास है, वृत्ति को चलाने का अधिकार। तो कर्ता पद ये पूरे मिलके कर्ता पद बन रहा है। तो दृष्टा कर्ता भोक्ता ज्ञाता इन सब को देखेंगे तो ये जीवन में है और ये सब मिलके होते हैं। कब होता है? जब ये पांचों मिलके एक रूपता हो जाती है, तब होता है। भैया जी, आत्मा व्यापक में अनुभव के सहअस्तित्व का अनुभव करता है क्या? आत्मा व्यापक में अनुभव करता है। व्यापक देखिए ये एक बहुत बढ़िया चीज है। बुद्धि आत्मा में अनुभव करता है, ये सब मिलके एक अनुभव बना। जैसे हम देख रहे हैं सत्ता में संपृक्त प्रकृति,
सत्ता में संपृक्त प्रकृति कब दिखेगा? जब व्यापक और इकाई दोनों दिखेंगे। समाधि में इकाई दिखती ही नहीं है, तो समाधि में संपृक्तता का अनुभव होगा? संपृक्तता के अनुभव के लिए दोनों चाहिए, इकाई भी चाहिए, व्यापक भी चाहिए। तो समाधि में इकाई दिखती ही नहीं, उसी का नाम समाधि है। तो समाधि में संपृक्तता समझ में नहीं आएगा। तो संपृक्तता समझने के लिए ये पूरी चीज आएगी। तो आत्मा व्यापक में अनुभव करता है, इसका मतलब है कि व्यापक में इकाइयां डूबी भिगी घिरी है, इन दोनों चीजों को समझ पाता है। तो ये पूरे मिल के समझ पा रहे हैं। जिस समय आत्मा अनुभव कर रहा है उस समय चित्त में चित्रण भी हो रहा है, उस समय वृत्ति में विश्लेषण भी हो रहा है, उस समय मन में चयन आस्वादन दोनों हो रहे हैं। ये सब चीज दसों एक साथ एक्टिव हो गई है, तो उसको अनुभव कह रहे हैं। माने उसमें सब समा गया है। जी। भ्रमित अवस्था में हम जब 4 विषयों को 5 इंद्रियों से भोगने में सुख देखते हैं, तो तभी ये पूरी मतलब ये है, इसको हम किस तरह से देखें? भ्रमित अवस्था में तो ऐसे नहीं जाएंगे कि मन वृत्ति का अनुभव में, थोड़ा सा माइक को नीचे कर लीजिए। जी। मन वृत्ति के अनुभव में, वृत्ति में अनुभव करता है, तो अभी भ्रमित अवस्था में तो ऐसा नहीं होता है सभी लोगों का। भ्रम में जब हम जी रहे हैं सभी, मतलब कि 4 विषयों को भोगने में ही सुख ढूंढ रहे हैं, तभी ये पूरा कैसे पिक्चर बनेगा? हाँ, जब मैं मिठाई खाता हूं तो मीठा जो है जीभ और उस वस्तु के बीच का है। मन बताता है मीठा, लेकिन वो प्रिय है कि अप्रिय है ये वृत्ति बताता है। प्रिय हित लाभ जो हम कह रहे हैं, तो वृत्ति उसी मीठा को बोलती है प्रिय है। ऐसे भी लोग हैं जो उसी मीठा को बोलेंगे अप्रिय है, वही मीठा है। एक व्यक्ति उसको प्रिय बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी को अप्रिय बोल रहा है। वही आइसक्रीम को ठंडी के दिनों में खाओ बोलेगा अप्रिय, उसी आइसक्रीम को गर्मी में खाओ बोलेगा प्रिय। तो ये क्या हो रहा है, प्रिय अप्रिय? ये वृत्ति का काम होगा। तो मन से जो भी चीजें आ रही है उसको वृत्ति में और ज्यादा प्रोसेस किया जा रहा है, चित्त में और अलग लेवल का प्रोसेसिंग है, अंत में आत्मा तक वो अलग अलग प्रोसेसिंग है। तो ये उन सबको मिला के हम एक नाम दे रहे हैं। ठीक है दीदी? भैया थोड़ी जिज्ञासा थी इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि थोड़ा भैया नीचे कर लीजिए। हाँ। आवाज गूंज रही, इसी कारण नहीं सुन पा रहा हूँ। जी। ओके, तो जिज्ञासा बस ये प्रश्न था, जैसे जो आत्मा है उसका शेप क्या है और वो शरीर में कहाँ रहता है, उसको कैसे हम फील कर सकते? आत्मा तो शरीर में रहता ही नहीं है, जीवन में है। जीवन का एक परमाणु है। अब परमाणु का आकार कैसे होगा तो बताइए, कितना छोटा होगा? परमाणु बहुत छोटा है ना। हम नैनो पार्टिकल देखते हैं, नैनो पार्टिकल नैनो जगह पर मतलब लाख परमाणु, तो लाखों मिलकर नैनो है। 1 मीटर का मतलब 10⁻⁻⁹ है नैनो। अब सोचो कितना होगा। तो बहुत ही छोटा है, किसी भी दूरबीन से नहीं दिख रहा है, किसी भी माइक्रोस्कोप से नहीं दिख रहा है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से नहीं, इतना छोटा है। आकार होगा कैसे? हम जिस ढंग से समझ रहे हैं उस ढंग से एक परमाणु अंश सभी ओर घूम रहे हैं तो एक पुंजाकार चीज दिखता है, और वो जिस प्रकार के शरीर को चलाता है उस प्रकार के पुंज में घूमता है। तो कहाँ होता है? शरीर में, पूरे शरीर को लपेट के घूमते रहता है। आकार उसका कितना होता है? बहुत ज्यादा छोटा, एक जगह नहीं रहता, पूरे शरीर के पुंज में घूमते रहता है। आत्मा अकेले नहीं घूमता, अपने चारों जो साथी हैं, सहयोगी हैं, उनके साथ घूमता है। पता ना, ये भौतिकवाद ने इतना बढ़िया किया, परमाणु को समझा दिया, नहीं तो ये समझ में भी नहीं आता होता। तो परमाणु के ये जो आविष्कार के पहले यदि मध्य दर्शन आता तो बड़ा संकट था। जी।
तो फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ना तो उसका कोई आकार है और ना वो दिखाई देता है, इकाई है माने आकार है। तो उसका फिर ड्रॉप करके दिखा सकते हैं कैसा है, मतलब जैसे मैंने निवेदन किया था कि एक जड़ परमाणु कैसा दिखता है, तो वो छोटा बड़ा होता हुआ दिखता है। ये बात आप लोग तक पहुंची? कैसे बोला था, किस आधार पे बोला था कि एक जगह वो ऐसा घूम रहा है, अगली जगह ऐसा घूम रहा है, अगली जगह ऐसा घूम रहा है, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में हर जगह है ही ऐसा, इतना छोटा बड़ा ऐसा हो रहा है, तो वो संकोचन प्रसारण करता हुआ दिखेगा। कितना भी बड़ा रूप हो, उसको 1 खरब गुना आप बड़ा करके देखो कल्पना में, तो क्या दिखेगा, ऐसे 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 हो रहा है, तो वो क्या दिखेगा, संकोच प्रसारण करता हुआ दिखेगा। अब 2 परमाणु को मिला के देखो, क्या दिखेगा, ऐसे संकोचन प्रसारण करते हुए दिखेंगे। एक रॉड को देखो, तो जितना बड़ा रॉड है उससे थोड़ा ज्यादा संकोचन प्रसारण हर दिशा में करता हुआ दिखेगा। रॉड को यदि ये डायरेक्शन है तो इधर भी थोड़ा बड़ा हो रहा है, इधर भी थोड़ा बड़ा हो रहा है, इधर भी थोड़ा, इस ढंग से वो दिखेगा, एक जीवित एक्टिव चीज के रूप में वो दिखेगा। तो आत्मा भी वैसे ही दिखेगा, मतलब जीवन भी वैसे ही दिखेगा, जीवन भी एक परमाणु, तो रूप उसका वैसे ही होगा। ठीक है जी। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत चीज़ें गलत है वो पता होता है, मतलब ऐसा नहीं खाना चाहिए, हेल्थ के लिए सही नहीं है, खराब हो जाएगी हेल्थ, या फिर ऐसा बोलना नहीं है, अच्छा नहीं है, फिर भी ऐसा कर लेते हैं, तो उसको हम इस प्रक्रिया में कैसे देखें और क्यों होता है ऐसा? मतलब कि पता है कि गुलाब जामुन नहीं खाना चाहिए, डायबिटीज है तो अच्छा, फिर भी खाते हैं, तो उसको हम यहाँ के कैसे बिठाए, क्या होता है? ये जीवन की बात नहीं है, ये शरीर की बात है। आता तो मन से ही, मतलब होता तो वहां से ही है ना। भाई मेरे जीवन में ये है कि शरीर से मिठाई खा के सुखी होऊंगा, प्रिय है ये, लेकिन हित क्या बोलता है, मिठाई खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो ये क्या, प्रिय और हित जो है एक जगह पर नहीं आ रहे हैं, जो प्रिय है वो अहित है, जो हित है वो अप्रिय है, ये संकट है। है ना, यही तो बात है ना, प्रिय हित लाभ का एक पूरा संतुलन बिंदु चाहिए। तो जिसको कहते हैं जागृति, वहां प्रिय न्याय में समर्पित हो जाता है। जैसे मेरे घर में बहुत मिठाई बनी है, मेरा खूब खाने का मन है, लेकिन मेरे माँ पिताजी को नहीं मिले, मेरे भाइयों को नहीं मिले, मेरे बच्चे को नहीं मिले और मैं खा जाऊंगा, वो नहीं होता। हम क्या सोचते, बांट के खा लें, चलो भैया मेरे को नहीं मिला, कल फिर बना के खा लेंगे। तो क्या हुआ, हमारा प्रिय किस में नियंत्रित हो गया, न्याय में नियंत्रित हो गया। तो इस ढंग से जागृति का मतलब है ये चीजें न्याय में नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, तो इसको रोके। अब हम, अच्छा जी भैया, वो एक वैज्ञानिक का उदाहरण आपने दिया था कि यहाँ बैठ के उन्होंने जुपिटर की लंबाई चौड़ाई नाप ली वैज्ञानिकों ने। हाँ, तो वो किस विधि से किया? कल्पनाशीलता को लगा के किया। हाँ, वो तो उसी से किया। उस विधि में जाना पड़ेगा, तो आपको फिर वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, वो लंबे समय तक आपको अभ्यास कराएंगे, आपको भी वही दिखने लगेगा। अच्छा, मतलब वो वैज्ञानिक की आत्मा व्यापक में हो गई क्या? व्यापक का अनुभव हो गया क्या उनको? व्यापक का नहीं हुआ, उस चीज का हो गया, उस चीज का दर्शन कर लिया उन्होंने। अच्छा, अनुभव नहीं बोलेंगे, जो दर्शन। सब्जेक्ट उनका है उसका उसमें वो तदाकार हो गया, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो गया। उसके साथ एक हो गए वो। हाँ, मतलब जैसे जुपिटर पे हैं वैसे ही हो गए वो। हाँ, यहाँ बैठे बैठे भी। हाँ, हाँ। अच्छा, यही तो शिक्षा है। आप शक्कर का केमिकल फॉर्मूला पूरे दुनिया में किसी से भी पूछो, वो बोलेगा ये है। उसका स्ट्रक्चर पूछोगे, वो वही बोलेंगे, सब एक ही बोलेंगे। किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। कैसे बोल रहे हैं? तर्क के आधार पर। जो केमिकल बॉन्डिंग का एक फॉर्मूला है, एक तर्क है, केमिकल बॉन्डिंग ऐसे होती है। वैलेंसी, वैलेंसी से केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सब करते हैं इन्होंने।
इस ढंग से वो एक स्ट्रक्चर का कल्पना करते हैं, और हर व्यक्ति सेम कल्पना करता है, किसी ने नहीं देखा। तो ये है एजुकेशन की महिमा, उस प्रकार का दिखने लगता है। तो भौतिकवादियों ने पा लिया है, आदर्शवादी नहीं पा लिया है। मेरे भगवान का 10 हाथ है, इनका 8 है, उनका 4 है, उनका 1 भी नहीं है, उनको वो व्यापक है। ये प्रॉब्लम हो गई है। भौतिकवादियों ने इतना कर लिया, ये लोग सब एक मत हैं, आदर्शवादी एकदम लड़ रहे हैं, मेरा भगवान बड़ा कि आपका भगवान बड़ा, इसी से आज तक हम लड़े। तो भैया भौतिकता में सब चीजों पे एक आ गया मानव। आवाज पर्याप्त है भैया की? भैया इसका अर्थ तो ये हुआ कि जो आदर्शवाद है उसमें इल्यूजन ज्यादा है। तो जो व्यक्ति ने, समाज ने या कोई ग्रुप ने उसको महान माना है, वो जो वास्तविकता है वहीं तक पहुंचा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ उसको ग्लिम्स आया है और कुछ उसकी धारणा है, और धारणा में भी मानसिक इल्यूजन बहुत ज्यादा है। इसीलिए जितनी थियरी बनी वो सब थियरी में अंतर है, क्योंकि वो वास्तविकता से अलग है। वास्तविकता तो कहीं भी जाओगे एक ही रहेगी न, या स्थूल हो या सूक्ष्म हो, ऐसा मुझे लगता है। जी भैया, उन्होंने पहला ही लाइन लिया कि सत्य को समझाया नहीं जा सकता, समझाने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने क्या बोला, भौतिकवादियों ने, आप समझा सकते हो, एटम को समझा सकते हो, एटम बम को समझा सकते हो, जुपिटर को समझा सकते हो, स्पेक्ट्रम को समझा सकते हो। इन्होंने सोचा और उन्होंने विधि बनाया। हमने पहले ही लाइन खड़ा कर लिया, समझाया जा ही नहीं सकता। अब उधर जाएंगे कैसे? मध्यस्थ दर्शन ने खोल दिया है कि सब चीजों को समझा जा सकता है, व्यापक को भी, इकाई को भी, आत्मा को भी, शरीर को भी, मन को भी, वृत्ति को भी, चित्त को भी, न्याय को भी, धर्म को भी, सत्य को भी। वो कहते हैं कि नहीं समझाया जा सकता। ये अंतर है। भौतिकवादी कुछ चीजों को समझा पाए, बढ़िया समझा, आदर्शवादी नहीं समझा पाए। यहां चीजें रुक गई। अब मध्य दर्शन समझा रहा है ऐसा मुझे लगता है ना? सबको लगेगा तब तो माना जाएगा। अभी तो हम लोग 2-4 लोग ही हैं। तो थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे भैया? जी, या इस तरफ। शरीर खत्म होता है पर जीवन निरंतर रहता है, सही बात है? जी, है ना? तो जीवन निरंतर रहता है, इसका मतलब है कि आत्मा रहती है। हाँ। तो आत्मा मृत्यु के बाद सभी धर्मों में सब प्रार्थना करते हैं आत्मा की शांति के लिए। तो ऐसा आत्मा का शांत अशांत होना कुछ होता है? अभी जैसे मैं गुस्सा होता हूं, मान लीजिए, तो मेरी माँ बोलती बेटा शांत हो जा, मैं शांत होता हूं? नहीं होता हूं। मेरे पिताजी बोलते हैं शांत हो जाओ, मैं होता हूं? नहीं होता। मेरा भाई बोलता है कि अरे भाई चुप हो गया यार, शांत हो जा, मैं नहीं होता हूं। जीते जीते बोलने से शांत होता नहीं हूं, मरने के बाद कहां से शांत होऊंगा बताइए? सिंपल बात है ना। मैं अपनी जिंदगी की बात बोलता हूं। पूरी दुनिया हमको समझा के देख ली, हमको शांत हम हुए ही नहीं, हम पागल ही बने रहे। अब मर गए हैं, सुनाई भी नहीं दे रहा है। अभी तो कम से कम सुनाई दे रहा है, माँ का चेहरा देख के खराब लग रहा है, तो भी हम अपना स्टैंड चेंज करने को तैयार नहीं। वही जीवन है ना भाई? जीवन बदल गया क्या? यही जीवन है। आज नहीं समझ रहा है, आज किसी की नहीं सुन रहा है, यहां से निकल के सुनने लगेगा क्या? तो सुनने वाला होगा तो शरीर में रहते ही सुनने वाला बनेगा, तभी बाहर भी शरीर छोड़ के सुनने वाला होगा। तो सारी क्वालिटीज हमको यही डेवलप करना है। यहां यदि कर लिए, यहां यदि सुन पा रहे हैं तो ऊपर भी सुनेंगे, बल्कि यहां सुन लिए तो ऊपर सुनने की जरूरत भी नहीं है। जी,
इस शांति की विधि क्यों करना है, वो भी सवाल है ना हमको। भैया अभी मृत्यु के बाद जो जीवन रहता है, जीवन में तो वो इच्छा बनी है ना कि वो व्यापक में तद्रूप हो जाए, तो मृत्यु के बाद वो जो दूसरा शरीर लेता है वो किस बेसिस पे लेता है? इसको थोड़ा सा और बाद में करते हैं, ये वाला जो मुद्दा है पहले अपने शरीर से निपट लेते हैं, है ना, परिवार और ये सबको देख लेते हैं, है ना, नहीं तो फिर वो इतना लंबा है कि ये सारा हमारा टॉपिक छूट जाएगा। जी भैया अभी अपन ने बात किया संस्कृति, अपन ने बात किया संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था। अगर मैं अपने करंट कॉन्टेक्स्ट में देखे तो यहाँ पे काफ़ी सारे द्वंद्व हो रहे हैं, उसमें काफ़ी सारी लड़ाइयाँ चल रही है संस्कृति के हिसाब से एंड ऑल। तो दर्शन उसको न्याय धर्म सत्य के हिसाब से कैसे देखता है और उसमें हमारी भागीदारी कैसे होनी चाहिए, उसके ऊपर अगर आप बताएं। उसी चर्चा को करने के लिए अभी हम परिवार से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मानव समझ में आ गया, इसके बाद परिवार समझ में आएगा, फिर समाज, उसके बाद फिर सभ्यता संस्कृति की बात बनेगी। तो 3:45 हो गया भैया, तो 4 बजे का है। नेचुरल रूप से परिवार कैसा बनता है? जैसे एक मनुष्य का जन्म होगा, उसके लिए 2 चीजें आवश्यक है, एक माता एक पिता। बिना किसी माता पिता के मनुष्य का जन्म नहीं होगा। अब जनरली मानव के जो प्रजनन की जो आयु है 20 साल 25 साल में एक अगली पीढ़ी आ जाती है मिनिमम। उसकी अगली पीढ़ी आने में फिर 20-25 साल लगे, तो 50 साल में तीसरी पीढ़ी आ गई, 60 में आ गई। तब तक पहली पीढ़ी मरी क्या? मरी नहीं। मनुष्य की आयु कितनी है? 60, 70, 80, 90, 100 तक। ये गुरुजी 116 वर्ष जिए, मैंने सुना। माने मनुष्य की आयु पर्याप्त। तो फिर इनमें और संतान हो जाते हैं, तो अपन न्यूनतम देखेंगे, मानव न्यूनतम 3 पीढ़ी होता है। इससे कम यदि हुआ तो कोई ना कोई दुर्घटना हुई है, बीमारी हो गई, कोई सब मर गए या कोई मर गए, एक्सीडेंट हो गया, तभी होता है। नहीं तो मानव कम से कम 3 पीढ़ी का होगा ही होगा। तो नेचुरली है। या फिर झगड़ा हो गया है ना, लड़ाई झगड़ा हो गया है, सब चलेगा एक दूसरे से नाराज होके, और कोई उपाय नहीं। तो प्राकृतिक रूप से मानव कम से कम 3 पीढ़ी में जिएगा। तो ये अपना एक बात हुआ। और ये मुख्य रूप से जन्म संबंध है।
जन्म के द्वारा। तो जैसे भाई बहन है, माता पिता, मान लीजिए दादा दादी है साथ में, तो ये सब एक प्रकार से जन्म संबंध ही। भाई बहन है, उनके भी बच्चे हो गए, तो ये उसको चाचा बोलेंगे, वो उसको फूफा बोलेंगे। इस ढंग से इनके बच्चे इनको फूफा बोलेंगे, इनके बच्चे इनको चाचा बोलेंगे, ये सब चलेगा। तो ये परिवार में ये सब चीजें होंगी। तो परिवार में पहला है जन्म संबंध प्रधान। पहला। दूसरा, न्यूनतम 3 पीढ़ी। तीसरा, स्त्री पुरुष। समाज में 2 ही लिंग हैं, स्त्री और पुरुष, तो दोनों लिंग समाज में हैं। चौथा, सभी आयु वर्ग। एक दिन का बच्चा भी परिवार में होगा, लास्ट वाला मैक्सिमम वो भी परिवार में। और एक चीज, कई वंश। जैसे मेरी माँ अलग फैमिली से आई है, मेरे पिताजी अलग फैमिली से, 2 अलग अलग वंश हैं। अब अपने हम देखते हैं कि मान लीजिए हम लोग 4 भाई हैं, 4 हमारे घर बहुएं आई, वो 4 अलग अलग फैमिली से आई, तो हमारा परिवार क्या है? कई अलग अलग वंश परंपराओं का एक समूह। तो यदि मैं अपने परिवार की 3 पीढ़ी को देखूं तो ये 5 अलग अलग वंश के हैं। तो समाज में जितने प्रकार की वैरायटी है वो सब परिवार में मिल रहा है। समाज का एकदम छोटा स्वरूप हुआ ये वाले भाग को देखेंगे तो समाज में इतने ही प्रकार की वैरायटी है, वो सभी परिवार में। पहला। दूसरा, न्यूनतम 3 पीढ़ी है और जन्म प्रधान है, तो परिवार स्ट्रक्चर के रूप में ये होगा। यदि केवल महिला ही महिला है तो परिवार समाप्त हो जाएगा, पुरुष ही पुरुष है तो भी परिवार समाप्त हो जाएगा। तो परिवार में एक और चीज है, इसकी परंपरा होती है। परंपरा के रूप में निरंतर होता है। परंपरा के रूप में नियंत्रण होने का मतलब कुछ समय में मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मेरे और आगे लोग बने रहेंगे। तो परिवार में लोग नए जन्म भी लेते हैं, पुराने मरते भी रहते हैं, लेकिन परिवार का एक फ्लो हमेशा बना रहता है। तो इसलिए परिवार एक व्यवस्था है जो निरंतर परंपरा के रूप में बना रहता है। परिवार में एक और काम होता है, एक छोटा बच्चा पैदा होता है, परिवार में जो भाषा बोली जाती है उसको सीखता है, जो स्किल है उसको सीखता है, इसके बाद थोड़ा बड़ा होता है और नेक्स्ट में अपने अगले जनरेशन को ये भाषा वो स्किल सिखाता है, चला जाता है। तो जो स्किल है, समझ है, उस सब का धारक वाहक ये परिवार है। प्लस उसमें हर जनरेशन में थोड़ा से थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये ज्ञान का धारक वाहक, सभ्यता का, समझदारी का, हर चीज का धारक वाहक परिवार है। और इसमें जो और गुणात्मक जो विकास होना है वो भी परिवार में हो रहा है। तो परिवार एक ऐसी चीज है जो निरंतर बना हुआ है, इसकी परंपरा बनी है, स्त्री पुरुष दोनों हैं, दोनों लिंग के लोग हैं, कई वंशों के लोग हैं और ये मिलके परिवार में व्यवस्था के रूप में। तो इसका जो भौतिक स्वरूप है वो ऐसा है परिवार का, भौतिक स्वरूप। क्रिया के रूप में
परिवार में दो प्रकार की क्रियाएं हो रही है। मानव है तो शरीर है, मानव है तो जीवन भी है। तो शरीर के लिए जितनी आवश्यकताएं हैं वो परिवार में पूरी हो रही है। भोजन है, वस्त्र है, सुरक्षा के लिए मकान है, और जो भी चीजें हैं वो सब परिवार में हो रहा है। शरीर की सारी आवश्यकताएं परिवार पूरी कर रहा है। दूसरा, जीवन की आवश्यकता है, सम्मान, स्नेह, विश्वास, ये परिवार में है। दोनों आवश्यकता यहां पूरी हो रही है। यदि दोनों में से एक भी पूरी नहीं होगी तो परिवार टूट जाएगा। आपस में सम्मान नहीं रहेगा, परिवार टूट जाएगा। विश्वास नहीं रहेगा, परिवार टूट जाएगा। और यदि परिवार में खाने पीने की संकट हो गया तो भी परिवार टूट जाएगा। तो परिवार में दो कार्यक्रम बिल्कुल अनिवार्य है, शरीर के लिए और जीने के, जीवन के लिए। तो इनको यदि देखेंगे तो जीवन के लिए एक कार्यक्रम है जिसको आप कह रहे हैं न्याय। शरीर के लिए दो कार्यक्रम हुआ, उत्पादन और विनिमय। विनिमय कौन? एक आदमी कपड़ा भी बनाए, मकान भी बनाए, भोजन भी लाए, भोजन में मसाले भी लाए, तेल भी लाए, सब्जी भी लाए, अनाज भी उगाए, दाल भी उगाए, नहीं कर सकता। इतने प्रकार की हम चीजों का उपयोग करते हैं, एक परिवार बना ही नहीं सकता। तो क्या है, एक परिवार कुछ करता है, दूसरे परिवार कुछ करता है, दोनों कुछ एक्सचेंज कर लेते हैं। इसको हम कह रहे हैं विनिमय। तो परिवार में ये न्यूनतम 3 कार्यक्रम होते हैं। तो परिवार सबसे छोटी व्यवस्था है, इससे छोटी व्यवस्था होती नहीं। तो मानव समाज की सबसे छोटी व्यवस्था ये परिवार, उसमें ये 3 कार्यक्रम होना ही होना है। सम्मान विश्वास नहीं रहेगा, परिवार टूट जाएगा। भोजन की चीजें नहीं होगी, विनिमय नहीं होगा तो हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार की जो चीजें हैं एक साथ परिवार में होती है, इसको परिवार बोलते हैं। तो न्याय की सबसे अधिक संभावना कहां पर है? परिवार में। आज भी हम बाहर वालों से कुछ होते हैं, घर में हम उससे अच्छा रहते हैं। तो परिवार मूल इकाई हुई, समाज की मूल इकाई अब परिवार हुई। तो मनुष्य के बाद अगला जो स्टेप है वो परिवार है। तो यदि हम इन चीजों में एक्सपर्ट हो गए, परिवार में जीना सीख गए, तो इससे बड़ी यूनिट में जी पाएंगे। परिवार में जी नहीं पा रहे हैं तो इससे बड़ी यूनिट में कैसे जिएंगे बताइए? समाज तो इससे बड़ा है ना। तो जो सबसे पहले समझ चाहिए जीवन में, जो समझ चाहिए, न्याय की समझ चाहिए, उत्पादन की समझ चाहिए, विनिमय की समझ चाहिए, इन समझ के साथ जीने वाला काम परिवार करता है। तो ये मिनिमम ढांचा है, इससे कम होगा तो नहीं चलेगा। तो ये परिवार के बारे में बेसिक बातें हैं। अब थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं, आपके मन में कुछ आता है तो। यहां गलती हो गई तो पूरा हमारा समाज का ढांचा बिगड़ जाएगा, इसलिए एकदम फंडामेंटल चीज है ये। वैसे कोई बहुत नया है और ऐसा चीज नहीं बोल रहा हूं, बड़ी ज्ञान की चीज है मेरे ख्याल से। सबसे सिंपल यही। अच्छा, सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? कहीं परिवार के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, न पीएचडी में, न एमए में, न बीए में, न घर में, न वेद में, न दर्शन में, कहीं नहीं। इतनी सारी बातें हम कहीं नहीं पढ़े होंगे, लेकिन सबको लग रहा है हाँ ठीक है। और ये भी है कि आदमी तो हजारों सालों से परिवार में जिया है, तो इसको समझने की जरूरत क्या है? इसके लिए स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत क्या है? ये भी लगता है। तो मैं यही पूछता हूं कि सबसे पहले ये क्यों बोला जाता है कि भैया सबसे 50 साल के बाद घर छोड़ देना? वानप्रस्थ बोला क्यों जाता है? सन्यास बोला क्यों जाता है?
मतलब कहीं ना कहीं ये स्वीकृति है कि परिवार में जी के तृप्ति मिलना संभव नहीं है। ये स्वीकृति है, हमारे देश में तो है। परिवार बंधन है, ये बंधन है। जबकि तृप्ति का जो सबसे पहला जगह है वो परिवार है। सम्मान, विश्वास, स्नेह, प्रेम, ये सारे जो मूल्य हैं परिवार में। भोजन, अच्छा परिवार में कोई एक बच्चा बीमार है, 20 साल बिस्तर में पड़ा है, लोग उसकी सेवा कर रहे हैं। ऐसे भी बच्चे पैदा होते हैं जन्म से जो अपाहिज, पूरा परिवार जी जान लगा के उसकी सेवा करता है, ये मान के, ये पता है कि आगे भी वो नहीं कुछ करेगा तो भी करते हैं। इतना कहीं है बाहर नहीं। तो कितनी बड़ी बात है ये। यहां पर लोग ज्यादा देना वाली मानसिकता में है, कम लेने वाली मानसिकता में। इसको हम परिवार कह रहे हैं। और इसमें 3 प्रकार के कार्यक्रम है जो हमको समझना है, अभ्यास करना है। न्याय कैसे होगा, माने संबंधों में हम कैसे तृप्त होंगे, शरीर के लिए आवश्यकता के लिए कुछ उत्पादन करना है, कुछ विनिमय करना है। ये पूरा फोकस होके परिवार यदि करता है तो परिवार तृप्त है। परिवार में जितने भी लोग हैं सबके आपस में कोई ना कोई संबंध है। कैसे संबंध है? मुख्य रूप से जन्म संबंध है। पति और पत्नी में तो जन्म संबंध नहीं, लेकिन उसके नीचे में जन्म संबंध है। भाई बहन जन्म संबंध है, चाचा भतीजे जन्म संबंध है, मौसा मौसी जन्म संबंध। तो ये जन्म संबंध के आधार पर बना हुआ एक कार्यक्रम है जिसको हम परिवार बोलते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि जीव अवस्था में सामाजिकता क्या है, तो मिनिमम जो सामाजिकता शुरू होती है, मेल फीमेल को पहचानता है, फीमेल मेल को पहचानता है। अपने बच्चे को नहीं पहचानते हैं। रेप्टाइल्स हैं, सांप हैं, ये अपने बच्चे को खा जाते हैं, अंडे को खा जाते हैं। कुछ रेप्टाइल्स में अपने अंडे को, बच्चे को सुरक्षा करते हैं, कुछ में खा जाते हैं। बर्ड्स में जाते हैं, ये बच्चों को देखने लगते हैं, खिलाते भी। मैमल्स में जाते हैं और ज्यादा उसको करते हैं। तो उसमें कौन करती है? मां करती है, पिता नहीं करता। अंडे कौन सेते हैं? मां, पिता नहीं। बच्चे को खाना कौन खिलाती? मां। दूध कौन पिलाती? मां। तो सामाजिकता का जो बिल्कुल स्टार्ट है, जहां से हम सामाजिकता बोलेंगे, सामाजिकता क्या है? अपनी प्रजाति के साथ मिलना जुलना, इसका नाम है सामाजिकता। कुत्ता कुत्ते के साथ, गाय गाय के साथ, या गाय बैल के साथ, अपनी प्रजाति के साथ जो उठना बैठना है, इसको हम सामाजिकता कह रहे हैं। उसमें एक लेवल मेल और फीमेल का है, उससे जो बढ़िया है मेल का फीमेल, फीमेल का मेल, प्लस फीमेल का बच्चे के साथ। पिता का बच्चे के साथ नहीं। मानव में बिल्कुल नया एक फिनोमिना है, पिता का बच्चे के साथ। 3 स्टेप है। पहला मेल और फीमेल, सेकंड मेल फीमेल के साथ, फीमेल एंड बच्चा। उसका नेक्स्ट स्टेप मेल का भी बच्चे के साथ। ये पूरा हुआ तो परिवार बना। तो मेल का, पिता का बच्चे के साथ होने के लिए ये चीज बहुत जरूरी समझी गई कि ये इसका पिता कौन है, इसकी पहचान जरूरी है। मां कौन है वो सबको पहचान में आता है। मां तो जन्म देती है ना, सबको पता है। पिता कौन है किसको पता है? केवल मां को पता है और किसी को नहीं पता है। तो इस चीज को
पहचानने के लिए जो सबसे सरल और कारगर उपाय है उसका नाम है स्वनारी स्वपुरुष। इस विधि से सबको पता है कि ये इसका पिता है। तो परिवार बनने का जो मूल मंत्र है वो है स्वनारी स्वपुरुष। नहीं तो वो जुड़ाव, वो लगाव नहीं होता है। 3 पीढ़ी होती है। तो मानव जाति ने हजारों वर्षों पहले से ही ये पहचान लिया कि ये कोई बहुत बड़ा चीज है, इसलिए विवाह बनाया। मतलब मैं सोचता हूं कि सामाजिकता के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा अनुसंधान हुआ है वो विवाह है। इतना बड़ा अनुसंधान है कि इसके बाद सब साथ में रहने वाला, साथ में वाला शुरू हो गया। कुछ बोलेंगे भैया? माइक भैया उधर कर दो, उठ गया पीछे। नमस्कार भैया। नमस्ते। अच्छा, मैं मतलब अभी जो समाज को देख रहा हूँ, मेरी जितनी समझ है वहाँ से, कि आज से 20-50 साल पहले परिवार में मतलब जो भी सम्मान, स्नेह और विश्वास के लिए मतलब रोटी, कपड़ा और मकान पर्याप्त नहीं था। तो इसलिए जो भी मतलब जैसे चला उस समय के समाज में, तो उसके हिसाब से जो अभी हम जो रिजल्ट देख रहे हैं कि मतलब भाई भाई के साथ नहीं बन रहा है, या तो फिर अपना प्रिय हित लाभ देख रहा है, तो उस समय की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से अभी हो रहा था, अब तक हो रहा था। अब जाके हमको ये समझ में आया कि परिवार को मतलब स्नेह, सम्मान, स्नेह और विश्वास में जीना चाहिए। ये क्यों समझ में आया? क्योंकि सब चीज़ें पर्याप्त हो गई इसलिए। तो इसको आगे कैसे लेके जाएंगे? मतलब नहीं, पहले भी ये तो पहचाने थे कि साथ में रहने से सुरक्षा है। जो सामाजिकता का एक बहुत बड़ा कारण है वो है सुरक्षा। जो 4 विषय कहते हैं भय, उस भय से बचने के लिए एक समूह चाहिए। ये जीवावस्था से दिखना शुरू हो जाता है, मानव में भी दिखना शुरू हो जाता है, वो कबीले के रूप में। कबीला जानवरों जैसा ही झुंड है, परिवार उससे विकसित चीज हुई। कबीला और परिवार में क्या अंतर है? कबीला में कौन किसका मां है, कौन किसका बाप है, किसी को पता नहीं है। जैसे गाय के अब हर्ड में जाओ, कौन किस बच्चे का बाप है नहीं पता है। कबीला लगभग वैसी चीज, परिवार उससे थोड़ा भिन्न है। अब यहां सारी चीजें निश्चित हो गई। तो सुरक्षा के साथ एक और चीज जुड़ा जिसको बोलते हैं दायित्व। मां का दायित्व बच्चों को बड़ा करना है, पिताजी का नहीं है। कब होता है? जब उसको समझ में आए कि मैं पिता हूं, मेरा भी कोई दायित्व है, इसके जन्म के लिए मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं। उसके बाद दायित्व बनेगा ना। उसकी समझ के बिना कैसे बनेगा? यदि मेरे को कोई बोलते हैं कि भैया वहां के लोगों को खाना खिलाओ, मैं नहीं खिलाऊंगा। सेवा करो, नहीं करूंगा। अपने बच्चे का करता हूं, सभी का ऐसे ही। ठीक है कि नहीं बात? तो ये स्वीकार होना है, तभी दायित्व वाला बोध होगा, कर्तव्य वाला बोध होगा। नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो आप कैसे करोगे? एक व्यक्ति को बोलेंगे भैया दूसरे गांव के बच्चों को खाना खिलाओ, वो क्यों खिलाएगा? हमने बहुत उपदेश दिया, नहीं हो रहा है। सबसे प्रेम करो, सबको खाना बांटो, बोल रहे, नहीं कर पा रहे। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पति पत्नी संबंध को स्थिर होना होता है, स्वनारी स्वपुरुष होना जरूरी है, वहां पर पिता को जिम्मेदारी समझ में आती है। दायित्व है, क्यों है, मैं उसका कारक व्यक्ति हूं, वो समझ में आता है। उसके बाद उसको पूरा करने में लगता है। तो परिवार बनने में ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जन्म संबंध है। जन्म संबंध मतलब है स्त्री और पुरुष का संबंध, पति पत्नी का संबंध। यहां पर स्वनारी स्वपुरुष का संबंध होना, ये उसका पूरा ढांचा है। इसके बिना क्या लगता है परिवार सफल हो जाएगा? अभी क्या होता है हमारे साथ, हम लोग बहुत सारे यूथ कैंप करते हैं, तो उसमें लड़के लड़कियां आते हैं, मिलते हैं। तो मैं एक चीज पूछता हूं कि पति के रूप में सफल होने के लिए क्या क्वालिटी चाहिए? बहुत सुंदर है, अच्छी बॉडी है, बहुत पैसे कमाता है, रोज नई नई लड़कियों के साथ घूमता है, क्या है?
वैसे पत्नी के रूप में सफल होने का क्या तरीका है? उसको चाहने वाले 50 लड़के हैं, बहुत सुंदर है ना, सजी रहती है, ये क्या इसमें कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए? एक ही उत्तर आता है, एक लड़के के साथ कई लड़कियां नहीं घूमनी चाहिए, एक लड़की के साथ कई लड़के नहीं घूमना चाहिए। ये अनिवार्य है, तभी परिवार, तभी वो पति पत्नी के रूप में सफल होंगे। हम बात करते हैं, वही लोग बोलते हैं। एक लड़का यदि कई लड़कियों के साथ घूम रहा है तो उसके बहुत अच्छा, मतलब इसमें बहुत अच्छा पति होगा, इसमें संशय है। वैसे एक लड़की बहुत कई लड़कों के साथ घूम रही तो वो संशय। एक ही उत्तर आता है सबसे कि वो तो नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। कम कमाता है चलेगा, कम सुंदर है चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। तो ये बुनियाद है, ये योग्यता है। क्या योग्यता है? एक पति या एक पति की पत्नी के साथ आजीवन निर्वाह करने वाला कमिटमेंट चाहिए, ये इसका आधार है। नहीं तो ये संबंध सफल नहीं। हाँ, कमिटमेंट बोला जाता है। आप जो समझा रहे हैं वो पहले तो मुझे दिखता है कि था लेकिन निभा नहीं पाए, ऐसा लगता है। मैं तो कह रहा हूं ना कि मानव समाज का जो सबसे बड़ा जो अनुसंधान है वो क्या है? पति पत्नी में आजीवन का संबंध होगा, इस बात को स्वीकारना। संतान के लिए जिम्मेदार पति पत्नी दोनों है। पति पत्नी साथ रहते हैं तो संतान सुखी भी रहती है, खुश भी रहती है। पति पत्नी में झगड़ा है, परिवार, बच्चा सबसे अधिक सफर करता है। टूटता है तो सबसे अधिक बच्चे को चोट पहुंचती है, माँ बाप को तो कम पहुंचती। तो 5-10 मिनट उसमें लगा सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, जी बताइए। जी नमस्ते भैया। नमस्ते। में बहुत अच्छा पति होगा, इसमें संशय है। वैसे एक लड़की बहुत कई लड़कों के साथ घूम रही तो वो संशय। एक ही उत्तर आता है सबसे कि वो तो नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। कम कमाता है चलेगा, कम सुंदर है चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। तो ये बुनियाद है, ये योग्यता है। क्या योग्यता है? एक पति या एक पति की पत्नी के साथ आजीवन निर्वाह करने वाला कमिटमेंट चाहिए, ये इसका आधार है। नहीं तो ये संबंध सफल नहीं। हाँ, कमिटमेंट बोला जाता है। आप जो समझा रहे हैं वो पहले तो मुझे दिखता है कि था लेकिन निभा नहीं पाए, ऐसा लगता है। मैं तो कह रहा हूं ना कि मानव समाज का जो सबसे बड़ा जो अनुसंधान है वो क्या है? पति पत्नी में आजीवन का संबंध होगा, इस बात को स्वीकारना। संतान के लिए जिम्मेदार पति पत्नी दोनों है। पति पत्नी साथ रहते हैं तो संतान सुखी भी रहती है, खुश भी रहती है। पति पत्नी में झगड़ा है, परिवार, बच्चा सबसे अधिक सफर करता है। टूटता है तो सबसे अधिक बच्चे को चोट पहुंचती, माँ बाप को तो कम पहुंचती। तो मानव जाति ने पता नहीं कैसे पहचाना पर पहचान लिया और उसको बहुत हाई वैल्यू बनाया, उसको निभे। लेकिन मजेदार चीज देखिए, हमारे जो हीरो हैं वो उसको नहीं निभाए। हमारे जो लीडर हैं, जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं, वो नहीं निभाए।
ये प्रॉब्लम हुई। आम आदमी के लिए नियम है, विशेष व्यक्ति के लिए ये नियम नहीं। तो हम दो एक्सट्रीम में चले गए, राजाओं की कई रानियां होगी, साधुओं की एक भी नहीं होगी। तो ये जो स्वनारी सौ पुरुष है, इसका अवमूल्यन हुआ, इसका सही मूल्यांकन नहीं कर पाए। किसी ने बहुत अधिमूल्यन किया, किसी ने बहुत अवमूल्यन किया। तो सफल होने के लिए एकमात्र उपाय है ये कि पति पत्नी में आजीवन संबंध होगा। अभी जो मॉडर्न जो दुनिया है वो जो पॉलीगेमी है उसका विरोध करते हैं, माने एक साथ बहुपति या बहुपत्नियां नहीं रहेगी, इसको मान लिया है। एक रहेंगे एट ए टाइम रहेंगे। वो कितने समय के लिए रहेंगे यहां अभी एक मत नहीं है। आजीवन के लिए रहेंगे ये नहीं है। जब तक रहोगे तब तक आप कमिटेड रहो, कब तक रहोगे उसके लिए कोई सीमा नहीं, आप कभी भी छोड़ के जा सकते हो। कम से कम भारत में ये तो सोचा ही नहीं गया, वो 6 जन्म और लाद दिए कि इतनी जल्दी नहीं छूटने वाले, 6 और है। बहुत ज्यादा दुखी है तो मान लो ये 7वां है। इतना ही छूट है, इससे कम का तो चांस ही नहीं। और ज्यादा खुश हो तो पहला मान लो भाई। अभी जो मॉडर्न पहुंचे हैं वो यहीं तक पहुंचे हैं कि एक समय में एक, कितने दिनों तक है, आजीवन है, वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो ये भी डिस्कशन थोड़ा आगे बढ़े तो शायद कोई बड़ा उपकार हो, लोग उस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि हाँ भैया आजीवन का संबंध है पति पत्नी का। भारत में डाइवोर्स और तलाक इस प्रकार का शब्द ही नहीं है। जी बताइए। परिवार व्यवस्था नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा मतलब उनमें नहीं है और इंसानों के साथ ऐसा ऐसे। देखिए, जीवावस्था में भी कर्म स्वतंत्रता नहीं है, प्राणावस्था में भी नहीं है, पदार्थावस्था भी नहीं है। तो नियम कानून तो कर्म स्वतंत्रता आने के बाद बनेंगे ना, कर्म स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, प्रमाणित करने के लिए। प्राणावस्था में अपने तरीके से होते हैं। कैसा होता है? अब देखिए प्राणावस्था का नियम, एक बरगद का पेड़ है, बनियन ट्री, उसको बड़ा होने में 50 साल लगते हैं और वो सीधा जमीन में हो ही नहीं पाता है, वो किसी पेड़ के ऊपर होता है और उसको 50 साल लगते हैं और वो जीता है कितना, 500,000 साल जीता है। अब एक बरगद में कभी आपने देखा होगा कितने फल लगते हैं? करोड़ों में। एक फल में कितने बीज होते हैं? 100, सैकड़ों। माने एक पेड़ एक वर्ष में अरब बीजा पैदा करता है। उसमें से यदि एक हो जाएगा, अरब में यदि एक सरवाइव किया, तो अगले 50 वर्षों में धरती में केवल बरगद रहना था, वो नहीं हुआ। ठीक है ना? इतना ज्यादा बीज है, लेकिन उसकी जो जर्मिनेशन की कंडीशन बहुत कठिन है। यदि जर्मिनेट भी हो गया तो नीचे इतना स्लो ग्रोथ है कि जानवर उसको खा के खत्म कर देते हैं। तो उसके सर्वाइवल की कंडीशन कठिन है। और घास है जो कुछ समय के लिए जी रहे हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जिनकी लाइफ है, उनका देखिए 100% जर्मिनेशन है। तो प्रकृति में इस विधि से एक नियंत्रण है। तो इसको कहते हैं कि पदार्थावस्था में नियम है, प्राणावस्था में नियम के साथ नियंत्रण भी है। आम का पेड़ बड़ा हो रहा है, कितना बड़ा होगा? आसमान छू लेगा क्या? नहीं, एक समय से ज्यादा बढ़ेगा नहीं। उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई भी नियंत्रित है। हर चीज नियंत्रण में आता है। ये कहां से नियंत्रण है? उसके डीएनए में जो रचना सूत्र है सेल के अंदर, वहां से वो नियंत्रित है कि इतना ही बड़ा होगा, पत्ती इतनी ही होगी, इतनी ही आयु होगी, ऐसे बीज बनेगा। ये जर्मिनेशन की कंडीशन है। तो जीवावस्था में संतुलन है शाकाहारी और मांसाहारियों का नियंत्रण के साथ, और प्राणावस्था में
नियंत्रण है। नियंत्रण के लिए एक और चीज है, स्त्री पुरुष का अनुपात। संतुलन जो है, स्त्री और पुरुष कितने, इस ढंग से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो मानव में देखिए 1:1 है, मेल में, जानवरों में हमेशा नहीं। जानवरों में, शेर में, चीता में, इनको देखिए 1:1 नहीं। मनुष्य में एक महिला और एक पुरुष है लगभग। जबकि हमारे आयुर्वेद में, यूनानी सारे ग्रंथों में बोला गया है कि लड़की पैदा न हो, लड़के पैदा हो, उसके लिए भयंकर उपाय लिखे हुए। कई जगह तो पैदा होते मार देते हैं लड़कियों को, उसकी परंपरा है। उसके बावजूद आज 50% है। तो वैसे भी स्टैटिस्टिक्स से देखेंगे तो एक पुरुष के लिए एक महिला अवेलेबल है, या एक महिला के लिए एक पुरुष अवेलेबल है। तो एक पति एक पत्नीवत स्टैटिस्टिकली भी वही आएगा रिजल्ट, दो है ही नहीं। तो इसको अपन कहते हैं संतुलन। स्त्री और पुरुष का रेशियो बिगड़ेगा तो समाज का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो पदार्थावस्था में नियम, प्राणावस्था में नियम के साथ नियंत्रण, किसके कितने बीज होंगे, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा। जीवावस्था में संतुलन, संतुलन में मेल फीमेल का एक रेशियो है, शाकाहारी मांसाहारी का एक रेशियो है। ज्ञानावस्था में नियंत्रण संतुलन के साथ न्याय धर्म सत्य, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ज्ञानावस्था में मेल और फीमेल वाला तो रेशियो बन गया, ये हमारे हाथ में नहीं है, हो ही रहा है। हमारे न चाहते हुए भी 50% है अभी। तो मेल फीमेल का एक रेशियो बना हुआ है, ये संतुलन है। इसके आगे जो चीजें होगा वो न्याय धर्म सत्य के आधार पर होगा, नहीं तो मानव नहीं रह पाएगा। तो ठीक है, 4:20 हो गया है। चले, तीस मिनट में आ जाते हैं हम लोग।